ओके। देखो, जहाँ तक आपने इसके कंपैरिज़न का पूछा ना कि जी इंग्लिश मैट्रिक लेवल की या जो है ग्रेजुएट लेवल की या फिर मास्टर्स लेवल की होनी चाहिए। तो इस पोर्शन में तो मैं आपको यही कहूँगा कि जी ग्रेजुएशन लेवल इज़ फाइन। ओके? फिर जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जी सीएसएस की इंग्लिश कितनी मतलब एक हाई-फाई टाइप की इंग्लिश हो, उसमें वोकैब का कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो मेरा जो जनरल पर्सपेक्टिव और जो मेरा मानना है, उसमें ये है कि जी इंग्लिश आपकी कुछ लोगों की ना ये आदत होती है कि वो एक वर्ड उठाएँगे, फिर उसके जो है ना, देखेंगे जी इसके और कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वोकैब याद करने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ लोग। और फिर वो अपने पैसेज में मुश्किल से मुश्किल और बड़े मतलब जो जिनको वो समझते हैं कि बड़े खूबसूरत अल्फाज़ हैं, वो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो वो मुश्किल इंग्लिश का जो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो कोशिश करते हैं कि वो अपने पैसेज को खूबसूरत बनाएँ, बल्कि ऐसा होता नहीं है। ये चेकर को इरिटेट करती है चीज़, ठीक है? आप आप जितना फ्लो के साथ इंग्लिश लिखेंगे, मतलब एक ऐसी इंग्लिश हो कि जो ना बहुत मुश्किल है, जो ना बहुत ईज़ी है कि बिल्कुल कोई 6-7 क्लास की भी ना लगे। और ना वो इतनी टफ हो कि पढ़ने वाले को हर दूसरी लाइन में कोई ऐसा वर्ड मिल जाए, चेक करने वाले को हर तीसरी लाइन में ऐसा वर्ड मिल जाए, जिसके मीनिंग पे उसको थोड़ा-सा डाउट हो, फिर वो क्या डिक्शनरी उठाएगा, वो फिर चेक करेगा, इससे तो आप उसको इरिटेट करेंगे। बेस्ट वे यही होता है इंग्लिश जो सीएसएस की स्टैंडर्ड की, वो ये कि आप एक ऐसी इंग्लिश लिखो फ्लो में जो स्टैंडर्ड लेवल पे बोली जाती है और स्टैंडर्ड लेवल पे समझी जाती है। जस्ट लाइक जैसे आप देखें ना, कुछ बुक्स होती हैं उसमें इंग्लिश बड़ी मुश्किल लिखी होती है, लेकिन जब आप बीबीसी या सीएनएन चैनल पे जब आप होते हैं, देखते हैं उसे, तो आप देखते हैं वो इंग्लिश बड़ी अच्छी है, लेकिन बड़े फ्लो के साथ है। उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स का नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो वो इंग्लिश जो न्यूज़ चैनल्स में चलती है, वो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर में आती है, उसी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा मुश्किल अल्फ़ाज़ ढूँढ के उनको रट्टा मारने और उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि नॉर्मली रीड करते रहें, नॉर्मली उसको जो है ना लिखते रहें और फिर चेक कराते रहें। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, बाकी कोई फैंसी वर्डिंग के वो शौकीन नहीं होते सीएसएस के पेपर चेक करने वाले। वो कहते हैं इट्स फाइन, फ्लो के साथ हो, ईज़ी चल रहा हो, वन गो में लाइक जैसे आप अखबार पढ़ते हैं, तो आप एक ही बस उसमें जो है ना फ्लो में पढ़ते जा रहे होते हैं, पढ़ते जा रहे होते हैं, कहीं आप रुकते नहीं हैं। मुश्किल अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल अगर होगा ना, तो आपके पैसेज को पढ़ने वाला जो आदमी है या जो चेकर है वो इरिटेट होगा। आपने अगर उसको इरिटेट कर दिया तो वो आपके नंबर काट देगा। तो मैं ये कहता हूँ कि स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश जो हम बोलते हैं यूजुअली उसी का इस्तेमाल किया जाए। ज़्यादा मुश्किल अल्फ़ाज़ ढूँढ के उनका इस्तेमाल करना ये सही नहीं है। ये मुश्किल हो जाता है, पैसेज को डिफ़िकल्ट बना देता है और चेकर को इरिटेट करता है, तो आप फ्लो में लिखें और इंग्लिश में थोड़ा-सा ये ख़्याल रखें कि जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं, जैसे ये जुमला खत्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ, तो उसमें आपने कहा कि जी एज़ वी डिस्कस्ड अबव, इस तरह की जैसे लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं ना कि जी जैसे हम पहले बात कर चुके, अब हम वही बात कर रहे हैं। तो कनेक्शन होना चाहिए आपके पेपर के शुरू से लेकर आखिर तक। ऐसे ना लगे कि जी ये पैसेज लिखा है कुछ और दूसरा पैराग्राफ में पता चले कि जी यहाँ तो कोई बात ही कुछ और हो रही है, इस तरह नहीं हो। जी, ज़ुल्फ़िकार और कोई सवाल? ओके सर। आवाज़ आ रही है सर? हाँ, हाँ, अभी आ रही है। अच्छा। अच्छा सर, दूसरा सवाल हमसे ये पूछा गया था कि कल आपने कहा था कि सीएसएस जो है एक टेक्निकल या मतलब टेक्निकल एग्ज़ाम होता है। इसमें बहुत सारी हमें टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो हुँ, हुँ। स्टूडेंट्स ने काफ़ी स्टूडेंट्स ने यही पूछा था कि आपने जैसे कहा कि टेक्निकल है, तो कुछ टेक्निक्स आप हमारे साथ शेयर करें कि सीएसएस को जो है हम कैसे उसकी लिए तैयारी कर सकते हैं? वेल देखें, जिस टेक्निक्स की मैं बात कर रहा था ना, जस्ट जस्ट मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम बीए लेवल पर या मास्टर्स लेवल पर अगर हम कोई इस तरह का टॉपिक सॉल्व कर रहे होते हैं, हमारे पास एक टॉपिक आ गया जी, पाक ईरान रिलेशंस के ऊपर आप जो है ना लिखें। अब जनरली जो स्टूडेंट लिखेगा वो पाक ईरान रिलेशंस के ऊपर जब लिखेगा, तो वो कोशिश करेगा कि जी इसका बैकग्राउंड मैं लिखूँ और जी कब हमारे रिलेशन एस्टेब्लिश हुए, अच्छा हमारी किस फ़ील्ड में रिलेशंस किस हद तक हैं, इकोनॉमी कितनी हमारी चलती है और हमारे क्या मसाइल हैं वगैरह। वो फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ रखते हैं ना पाकिस्तान और ईरान रिलेशंस के ऊपर। अब सीएसएस में थोड़ा-सा इससे एक डिफरेंट चीज़ इसके अंदर आती है, जो ज़्यादा स्टूडेंट नहीं समझ पाते इस चीज़ को। बहुत कम लोग इसको समझते हैं। उसमें ये चीज़ है कि जब आपसे ये पूछा जाए ना कि जी आप पाकिस्तान और ईरान रिलेशंस के ऊपर हमें बताएँ, तो आपको
एक्स्ट्रा में खुद से ये सोचना है कि जी हमारे और ईरान रिलेशंस के अच्छे होने से जहां हमारा फायदा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे इन रिलेशंस के अच्छे होने से हमारे किसी दूसरे कंट्री के साथ जो अच्छे रिलेशंस हैं उस पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा है इसका। या यूं कि अगर हमारे और इनके बीच में ताल्लुकात अगर खराब हो रहे हैं, तो किसी और कंट्री के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, क्या इसका उस पे कोई असर पड़ रहा है? जस्ट आप इसकी एग्जांपल लें, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं अच्छे। अमेरिका पूरी दुनिया का बहुत बड़ा ठेकेदार है, आपको पता है, डॉलर के अंदर ही सारी ये गेम चलती है पूरी दुनिया के अंदर, ट्रेड सारी उसके पैसों में होती है। तो अमेरिका बेसिकली एक बहुत बड़ा व्यापारी है। पूरी दुनिया की मंडी को ना वो कंट्रोल करता है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 21 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है अमेरिका। फॉलोड बाय चाइना जिसकी 15 से 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। देन जापान है, देन एक आध और कंट्री और फिर हिंदुस्तान है और इस तरह से और ममालिक हैं। तो अब अमेरिका के साथ अगर आप बिगाड़ेंगे ना, तो आपको इंटरनेशनल लेवल पर कई किस्म के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ेगा और फिर कई किस्म की और भी आपके ऊपर पाबंदियां लगेंगी जैसे आप देख रहे हैं ईरान के साथ। अब सवाल ये है कि इफ वी गेट क्लोज, कि हमारे और ईरान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हो जाते हैं, तो ये चीज कहीं अमेरिका को इरिटेट तो नहीं करेगी? अच्छा, फिर हमारे और ईरान के ताल्लुकात अगर अच्छे होते हैं तो मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब तो नहीं होंगे? तो सीएसएस में पहली टेक्निक ये होती है कि जिस टॉपिक पे आप लिख रहे होते हैं वो इतना सिंपल होता नहीं है जितना हम उसको समझते हैं, उसके लिंक्स होते हैं। तो जो स्टूडेंट, जो एस्पिरेंट अच्छे लिंक निकालेगा क्वेश्चन के, कि इसका इससे भी ताल्लुक है, इससे भी ताल्लुक है, इससे भी ताल्लुक है, वो सबसे अच्छा क्वेश्चन कर जाएगा और उसको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अब एक एक जो टिपिकल टाइप का स्टूडेंट होगा ना, एस्पिरेंट, अगर आप उसको कहेंगे कि जी पाक अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर लिखें, अगर उसको आज भी देंगे ना, तो आज भी उसके इस क्वेश्चन के अंदर जो ज्यादा मुद्दा वो डिस्कस करेगा ना, वो यही डिस्कस करेगा जी वॉर ऑन टेरर, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, जी अफगानिस्तान के अंदर जो फलां जंग वगैरह वगैरह। वो पूरा फोकस इसके ऊपर रखेगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के स्टूडेंट्स ने माइंड के अंदर चीजें पहले से भर रखी होती हैं और उन्होंने जब क्वेश्चन को देखा कि जी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस पे है, तो वो सारा की सारा छाप देना है। वो ये नहीं देखते कि इस वक्त की सिचुएशन क्या है। देखो, इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका की सिचुएशन जो है ना, फॉरेन पॉलिसी को अगर हम स्पेशली लें, वो बहुत चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में फेवरेट रहा है और उस फेवरेट रहने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी वॉर ऑन टेरर। अब वॉर ऑन टेरर हो गई खत्म, तकरीबन खत्म हो गई। ठीक है। तो जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, जो जो बाइडेन बैठे हैं, उनका फोकस अब अफगानिस्तान में जंग नहीं है। वो अफगानिस्तान से पीस डील करके निकल रहे हैं। सो अफगानिस्तान इज नो मोर फोकस ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा क्लोज हमेशा जब भी रहा है ना, वो अफगान पॉलिसी की वजह से रहा है। अब जब अफगानिस्तान के अंदर जंग खत्म हो रही है, तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटी लिस्ट में पाकिस्तान डेफिनेटली इस पॉइंट से नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो फोकस है इस वक्त, वो सबसे पहले है कोविड कंट्रोल के ऊपर। वो सबसे पहले कोविड के अंदर फंसे हुए हैं और उनका सबसे पहला फोकस है कि जी कोविड को किस तरह से हमने टैकल करना है। अच्छा, अमेरिका का दूसरा जो मसला है, जो दूसरी परेशानी उसकी है, वो चाइना की स्पीड, जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो चाइना की बड़ी तेजी से जा रही है, वो उसको रोकना चाहते हैं, वो उसको स्लो करना चाहते हैं। तो अमेरिका का जो दूसरा फोकस होगा वो उसके इकोनॉमिक रिन्यूअल के ऊपर होगा या इकोनॉमिक बूम के ऊपर होगा। अब डेफिनेटली पाकिस्तान अमेरिका को इकोनॉमी में और कोविड कंट्रोल में डेफिनेटली पाकिस्तान को ज्यादा नहीं सपोर्ट कर सकता। इट्स अ फैक्ट, ये एक रियलिटी है। पाकिस्तान कोविड में अमेरिका को नहीं हेल्प कर सकता, पाकिस्तान अमेरिका की इकोनॉमी में पाकिस्तान जो है ना उनको हेल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है उसके अंदर प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। अब जो स्टूडेंट इस टॉपिक को डिफरेंट एंगल से देखेगा, वो समझेगा और फिर रिसेंट चेंजेस जो आई हैं वो उसको देखेगा, देन वो अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। वरना एक जो टिपिकल टाइप का स्टूडेंट इस क्वेश्चन को उठाएगा, वो सारी अफगान जंग छाप देगा उसके अंदर, वो पुरानी कहानियां उसमें लिख देगा, वो 75 73 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, फिर 65 में, फिर फला फला फला। तो ये सीएसएस के क्वेश्चन में इस तरह की चीजें नहीं चलती हैं। सबसे बेस्ट टेक्निक जो सीएसएस के पेपर को सॉल्व करने की वो ये है कि जब आप के पास क्वेश्चन आए, उस वो क्या हो रहा था, आपका जो है ना वो मेन फोकस है कि जी बाहर क्या हो रहा था।
तो जो नई टेक्निक्स को, नया मटेरियल, नई चीजें, नई चेंजेस, इनको देखना बड़ा जरूरी है सीएसएस के पेपर के अंदर। दूसरी टेक्निक ये है कि आपका जो पेपर सॉल्व करने का या पेपर को हल करने का जो स्टाइल है ना, वो वो कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइप का नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए जैसे आप एक अखबार में एक कॉलम लिख रहे हैं और इसको जो भी पढ़ेगा ना उसको समझ में आ जाएगी बात। ये ना हो कि आपके इस सब्जेक्ट के का जो स्पेशल होगा, जो सिर्फ इस सब्जेक्ट को समझता है वही आपके क्वेश्चन को समझ सकेगा, फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। आप एक ऐसी लैंग्वेज लिखें, आप एक इस तरह का मटेरियल लिखें जैसे आप और जो पेपर चेक कर रहे हैं उसके बीच में बात हो रही है। जैसे मैं और आप बातें कर रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, या मैं जो बाकी जो लोग देख रहे हैं उसको मैं उनको जो समझा रहा हूँ। तो सीएसएस के पेपर को अटेम्प्ट करने का वे इसी तरह होता है कि जैसे आप चेकर को समझा रहे हैं, जिसने आपका पेपर चेक कर रहे हैं और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी मेरा पॉइंट इस बात पे ये है, तो उसको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए और उसमें कोई डिफिकल्ट चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा, फैक्ट्स एंड फिगर्स का इस्तेमाल करें अगर आपकी मेमोरी थोड़ी बहुत इसमें अच्छी है। तो आप जैसे इकोनॉमी पे टॉपिक लिख रहे हैं, तो इकोनॉमी पे पाकिस्तान का पर कैपिटा जीडीपी और पाकिस्तान की इकोनॉमी और कोविड में क्या लॉस हुआ, इन्फ्लेशन रेट्स क्या है, पहले क्या थे अब क्या है, कर्जा कितना हो गया है, इंटरनल कितना और एक्सटर्नल कितना कर्जा है हमारे ऊपर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इनका आप इस्तेमाल करें पेपर के अंदर, बड़ा अच्छा होता है। दूसरा ना, ग्राफ बनाएं कि जी 2014 में ये इन्फ्लेशन रेट था, फिर ये फलां साल में ये हुआ, फलां साल में ये हुआ। तो ये जो ग्राफिंग होती है, या मैप्स बनाएं। आप पाकिस्तान अफेयर, पाक ईरान रिलेशन भी लिख रहे हैं, ईरान पाकिस्तान का मैप बना लिया, थोड़ा सा ड्राइंग होनी चाहिए। तो पेपर को ब्यूटीफाई भी करता है और उसको जरा समझ में आती है चीजें चेक करने वाले। आई होप के समझ आया होगा जवाब। बिल्कुल, आप बिल्कुल। तैयारी कर तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपको कोई प्रॉपर गाइड तो हो क्या क्या घर घर बैठे बैठे जो आपको ये सीएसएस की बताए। तैयारी करना पॉसिबल है? देखिए, पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है ना दुनिया में, हर चीज पॉसिबल है, सिर्फ एक चीज नहीं पॉसिबल। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप आपकी लोगों को? आवाज आ रही है सर, ओके। ठीक है। मैंने कहा, देखिए, घर पे बैठ के भी तैयारी की जा सकती है। जी कुछ जी लोग सर, हैं आपकी आवाज ऐसे आ रही है, जिन्होंने घर क्लियर है। पे बैठ के भी तैयारी की है और उन्होंने क्वालिफाई किया है। लेकिन शर्त यह है कि उनको प्रॉपर गाइड किसी ने किया है, उनको उनको किसी ने बताया है कि जी ये बुक्स लेनी है, ऐसे तैयारी करनी है, ये मटेरियल पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं। अब पाकिस्तान अफेयर का आप सिलेबस उठाएंगे ना सीएसएस का, तो उसमें आपको 28 टॉपिक मिलेंगे, 28। ठीक है। अब 28 टॉपिक्स जो हैं वो सारे 2022 का जो अटेम्प्ट आ रहा है ना, 2022 के अटेम्प्ट में वो 28 टॉपिक नहीं होने वाले। उसमें 7 टॉपिक आएंगे जिसमें से आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं, 4 एक एमसीक्यूज का होता है। अब टेक्निक ये होती है सीएसएस की तैयारी किसी एकेडमी से करने की या किसी टीचर के पास से करने की, उसका बड़ा फायदा ये होता है कि आपको ये मालूम होता है कि इन 28 में से ये 14 या ये 15 जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, इन इन 15 में से 7 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से हमने 4 करने होंगे, 5 करने होंगे। तो घर बैठ के जब आप तैयारी करेंगे ना, तो आपको 28 के 28 करने पड़ेंगे। और जब आप किसी प्रॉपर गाइड के पास होंगे, किसी सीएसएस ऑफिसर आपको कोई गाइड कर रहा होगा या किसी एकेडमी में आप होंगे, तो डेफिनेटली फिर आपको वही 14-15 टॉपिक ही करने पड़ेंगे। फिर ये होगा कि 28 टॉपिक पे जितनी एनर्जी, जितना टाइम आप लगाते हैं, वो टाइम जब आप 14 या 15 या 15 क्वेश्चन के ऊपर जब आप लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर टाइम लगेगा, ज्यादा अच्छे से तैयारी होगी। फिर प्रॉपर गाइड होगी तो आपको चेक एंड बैलेंस, गलतियां कहाँ से निकल रही हैं, वो सब पता चल रहा होगा। तो घर बैठ के अगर आप 1 साल में तैयारी कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर गाइडेंस में एकेडमी में आप 4 महीने में कर लेते हैं। और अगर आपके साथ कोई इंडिविजुअल टीचर हो जो आपको कंप्लीटली गाइड करता हो डेली बेसिस पे, तो मेरे ख्याल में फिर आप 3 महीने में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। देन उसके बाद आप सेल्फ पे बैठ जाएं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी जीरो से बुक्स उठा के घर में बैठना, मैं इस चीज को इंकरेज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि 2-3 महीने कम से कम एक अच्छे टीचर के पास, एक अच्छी जगह पर आप तैयारी करें। जब आपको सारी चीजों का पता चल जाए कि जी मुझे ये पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है और यूं सॉल्व करना है, देन उसके बाद अपना मटेरियल लेकर आप घर बैठ जाएं। एक कमरा अपना सेट कर लें, कमरे की दीवारों पे मैप्स वगैरह लगा दें, वाईफाई लगा दें और नेट वगैरह का सिस्टम ओके करके
आप अपनी प्रॉपर स्टडी पे फिर बैठ जाएं, फिर आप घर पे बैठ के 6-7 महीने जब तक आपके पेपर होते हैं अच्छे से आप प्रिपरेशन करते रहें, फिर आप पेपर दें, फिर आप कर सकते हैं। तो घर बैठ के ऐसे नहीं हो सकता कि आप खुद बुक खरीदें और खुद तैयारी करें और खुद जाकर पेपर दें। ये वन पेपर को तो आप कर सकते हैं शायद, जो जैसे एक एक पेपर की कोई 17 ग्रेड की हमारी जॉब्स आती रहती हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, उसको शायद कर लेंगे, क्योंकि उसमें एमसीक्यूज हैं, उसमें रट्टा मारना है आपने और उसमें एक आध सवाल है तो वो सीधे सीधे सवाल हल होते हैं। सीएसएस थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसमें प्रॉपर गाइड जब तक नहीं होगा, इट्स नॉट इजी आई थिंक। मतलब इट्स नॉट लाइक कि जी आप कहते हैं कि जी मुझे मेहरान चलाना आती है तो मैं तो BMW चला लूंगा, तो इट्स नॉट लाइक सेम कि जी बस सिर्फ स्टेयरिंग चलाना है। टेक्निक्स होती हैं उस गाड़ी के अंदर, ऑप्शन ज्यादा डिफरेंट होते हैं, तो यू नीड टू ड्राइव दैट फर्स्ट एंड मतलब ट्रेन होना चाहिए। तो सीएसएस की तैयारी के लिए मैं ये समझता हूँ कि आप सब कुछ खुद से नहीं कर सकते, थोड़ी सी गाइडेंस जरूरी है, कोई प्रॉपर गाइड होना चाहिए। और ये गाइड है ना, आपने अच्छा अच्छा चैनल किया हुआ है स्टार्ट, तो इसमें लोगों को गाइडेंस हम दे रहे हैं, यहाँ से वो पिक करते जाएं, और ये नोट गाइड है करते ना जाएं आपने। चीजें और फिर अपनी स्टडी प्लान उस तरह से बनाते जाएं। जी कोई और सवाल? जी कोई और आपकी सवाल। आवाज बहुत जी स्लो आ सर, रही है। मेरी आवाज आ रही है अब तक अभी? हाँ आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है लेकिन बहुत स्लो जी आ रही है मैंने कहा। जी सर, मेरी आ रही है अब तक अभी? अच्छा। अच्छा सर, ये उज़ैर सवाल पूछ रहे हैं कि मैं इसकी समरी करके आपको बता रहा हूँ कि कह रहे हैं कि सीएसएस में बहुत सारा हमें पढ़ना पड़ता है। तो इनिशियल डेज जब हम सीएसएस की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में क्या पढ़ना चाहिए? वेल, गुड क्वेश्चन। देखें, जहां तक ये है ना कि जी बहुत पढ़ना पड़ता है, वो तो डेफिनेटली पढ़ना पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं इसमें कोई ये नहीं कहूंगा कि जी बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ता। देखें, लाइफ में आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो यू नीड टू सेक्रीफाइस। अब जो बहुत पढ़ना पड़ेगा उसमें आपको कभी क्रिकेट का मैच छोड़ देना पड़ेगा, कभी आपको कोई फेवरेट ड्रामा छोड़ना पड़ेगा, दोस्तों की पार्टी छोड़नी पड़ेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना, थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि जी बस आप उठे और पेपर दिए और पास हो गया। जहां तक ये सवाल है कि जी जब इतना ज्यादा पढ़ना है, तो हम स्टार्ट में अगर ये सारा कुछ एकदम से पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा और हम 2-4 दिन में ही हिम्मत हार देंगे कि जी इतनी किताबें तो हम पढ़ नहीं सकते, 12 सब्जेक्ट कौन तैयार कर सकता है। देखो इस चीज को भी आप समझें कि एक पेपर जो होता है ना हमारा, जिस 17 ग्रेड की हम जॉब के लिए देते हैं, उसकी कितनी हम मेहनत करते हैं, कितनी ख्वारी करते हैं और पढ़ते हैं और फिर टाइम लगाते हैं, देन उसके बाद जाकर हम इसको क्वालिफाई करते हैं। ये तो हम आप सब मानते हैं इस बात को ना। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जी सीएसएस में 12 पेपर होते हैं। जहां हम एक में इतनी मेहनत करते हैं, तो वहां हमें 12 पेपर्स में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत तो है, वो करनी पड़ेगी इसमें। जहां तक सवाल है कि जी पहले क्या पढ़ना चाहिए, हमेशा सबसे आसान सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए। और मेरी नजर में सबसे आसान सब्जेक्ट जो सीएसएस के हैं ना, वो दो हैं। एक आपका करंट अफेयर है और दूसरा आपका है जनरल साइंस। अब जनरल साइंस इसलिए आसान है कि उसके ना छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, 1.5 नंबर का, इतने क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके। मतलब 8-10-15 लाइनों का टोटल एक क्वेश्चन होगा, सॉल्व हो गया, आपको 5 मार्क्स मिलेंगे उसके ऊपर। तो उसमें फायदा ये होता है कि जनरल साइंस में जो सीएसएस का जनरल साइंस है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसको पढ़ के ना आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, आपको चीजों का पता चलना शुरू हो जाता है, तो आप उसको फिर शौक से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब आपको, आपने साइंस में पढ़ा होगा चीजों को, लेकिन जब आप सीएसएस में जनरल साइंस पढ़ते हैं ना, तो आपको सेल, ह्यूमन बॉडी और बाकी साइंस की चीजों के बारे में छोटी छोटी चीजें पता चलना शुरू हो जाती है, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट में एक तो जनरल साइंस को उठा लें, थोड़ा थोड़ा पढ़ा करें डेली बेसिस पे, और साथ में करंट अफेयर पढ़ें। अब करंट अफेयर के लिए कोई बुक नहीं खरीदें आप, ठीक है? करंट अफेयर का आप एक सिंपल काम करें, हर महीने एक मैगजीन जिस तरह से आता है ना, हेरल्ड, हेरल्ड का एक मैगजीन आता है, HERALD, तो ये नोट कर लें लोग। हेरल्ड का मैगजीन है, अच्छा मैगजीन है, आप वो मैगजीन हर महीने लें। लेकिन अब उस्ता मोहम्मद में तो ये अवेलेबल नहीं होगा, आई थिंक। वहां तो डॉन भी मेरे ख्याल में एक दिन बाद पहुंचता है, जो मुझे याद है, जब हम वहां होते थे और जब हम तैयारी करते थे साथ सीएसएस की।
लाइब्रेरी में भी गालिबन, तो वो एक दिन बाद ही पहुंचता था, तो क्वेटा से शायद आता है ये। तो आप ये करें, क्योंकि मोबाइल सबके पास हैं, एटलीस्ट उन सबके पास जरूर हैं जो इस वक्त हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, अदरवाइज वो नहीं देख पाते हमें, ठीक है। तो मोबाइल में गूगल पे जाकर आर्टिकल्स को सर्च किया करें, आप जस्ट टॉपिक डाल दें वहां पर कि जी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, एवं ही आपने इकोनॉमी में डाल दिया, कई आर्टिकल्स खुलाएंगे, एक आर्टिकल खोला, थोड़ा सा पढ़ा, क्योंकि आधे सियासतदान तो हमारे हर पाकिस्तानी हैं और हर किसी पे तनकीद करना भी उनको आती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इकोनॉमी को पढ़ेंगे, फिर आप देखना वो बहस किस तरह से शुरू कर देते हैं। तो ये जो टॉपिक्स को पढ़ के फिर टॉपिक के ऊपर बहस करना, ये सीएसएस के लिए बड़ा फायदेमंद है। वो फजूल वाली बहस नहीं कि मुझे ये पसंद है और मुझे वो नहीं पसंद है, तो उस पर बस आप अटक जाते हैं, वो नहीं। सीएसएस की बहस ये होती है कि आपने इकोनॉमी पे टॉपिक उठाया, थोड़ी सी रीडिंग की, किसी सेंसिबल बंदे के साथ जब बैठे तो डिस्कस करना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये इश्यूज हैं और इसको यूं ठीक किया जा सकता है, ये एफर्ट्स जो गवर्नमेंट कर रही है ये ठीक है, और ये जो एफर्ट्स गवर्नमेंट कर रही है इसमें ये चीजें जो है ना इसको चेंज करना पड़ेगा, इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले भी एफर्ट हुई है, ऐसा नहीं हो सका, सो लेट्स मेक अ न्यू प्लान। तो इस तरह की चीजें, मतलब मेरे हिसाब से सबसे पहले आप करंट अफेयर और जनरल साइंस को शुरू करें। करंट अफेयर में शुरू का एक हफ्ता पूरा सिर्फ अखबार पढ़ें और कुछ भी नहीं पढ़ें। आप फिलहाल डॉन ही नहीं पढ़ें, आप सिर्फ जंग अखबार पढ़ लें या कोई भी उर्दू अखबार है ना आप वो पढ़ें, मगर उसका सिर्फ कॉलम एडिटोरियल वाला हिस्सा पढ़ें। ये जो बाकी ऊपर की सुर्खियां और इतनी बड़ी बड़ी खबरें छपी होती है ना, ये खोखली बातें होती हैं, इनको ना पढ़ें, इनकी कोई फायदा ही नहीं, आपको सीएसएस में कोई फायदा नहीं देना। ये तो सियासतदानों का पहला पेज होता है और वो उसमें एक दूसरे को ही जो है ना जो कह रहे होते हैं। आप डायरेक्ट पेज खोलें, अंदर जो कॉलम होते हैं उसमें जाएं, कोई अच्छा टॉपिक निकाला और उसको रीड कर लिया, दैट्स इट। एक कॉलम एक दिन में पढ़ें, एक टॉपिक का आपका जो है ना करंट अफेयर का हो जाएगा, और आप जनरल साइंस के जो है ना एक आध छोटे छोटे टॉपिक दो पढ़ लें। तो बस थोड़ा सा, यानी पहले दिन आप जब स्टार्ट करें ना 2 घंटे पढ़ लें, अगले दिन भी 2 घंटे पढ़ें, फिर अगले दिन आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें, फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें। अब अगर पेपर में आपके 6-7 महीने हैं, ये बात मेरे जहन में इसलिए आ गई क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जी 18-18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है। इस तरह नहीं होता कि आप पूरा साल 20-20 घंटे पढ़ेंगे, नहीं। 5 या मैक्सिमम 6 घंटे, ये बहुत ज्यादा टाइम है। 6 घंटे मेरे लिए तो बिल्कुल कंज्यूमेबल नहीं है, मैं 6 घंटे नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं 3 से 4 घंटे पढ़ता था टोटल। मगर मैं वो पढ़ता था जो मुझे ये आइडिया था कि जी ये पेपर में आने वाली चीजें हैं। मैंने पाकिस्तान अफेयर के 28 टॉपिक नहीं करने थे, मुझे 14 टॉपिक करने थे। मुझे इस्लामियात के 18 टॉपिक नहीं करने थे, मुझे 9 टॉपिक करने थे। मुझे जनरल साइंस के 80 टॉपिक नहीं करने थे, 40 टॉपिक करने थे। मैंने स्पेसिफिकली मटेरियल निकाला, उसके ऊपर स्टडी किया। मुझे ये चीजें निकालनी थी कि पेपर में मेरे लिए क्या चीजें आनी है जो इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसके ऊपर फोकस किया। आप वो फोकस करें, तो उसके लिए आपको 4 घंटे काफी होते हैं। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि सारी किताब याद करनी पड़ेगी तो फिर आपको 20 घंटे भी काफी नहीं। तो आप 3 से 4 घंटे पढ़ें स्टार्ट में, मैक्सिमम काफी है। और आप सिर्फ अखबार पढ़ें और जनरल साइंस पढ़ें। फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इस्लामियात का एक टॉपिक कर लिया करें डेली, वो बड़ा इजी होता है, टू द पॉइंट होता है, सीधा सीधा होता है, तो इस्लामियात का भी एक टॉपिक साथ साथ करते जाएं। हमेशा दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलें। अगर आप एक लेके चलेंगे फिर आपको लगेगा कि जब आप दूसरा उठाएंगे तो लगेगा ये भूल गए। तो जब वो साथ साथ चल रहे होते हैं ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जी हाँ अच्छा खासा तैयार हो गया मटेरियल, मैंने तो एक करंट अफेयर भी कर लिया। जब देखे ना आप एक कॉलम पढ़ेंगे, एक इस्लामियात के क्वेश्चन को रीड करेंगे और एक जनरल साइंस के, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैंने आज 3 टॉपिक को जो है ना कवर किया है और मेरे 3 सब्जेक्ट मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें सीएसएस की प्रिपरेशन में आपको जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, कॉन्फिडेंस के हवाले से।